नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मैथ्स पेडागोजी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए सहायक शिक्षक और शिक्षक के अंतर्गत, उन प्रश्नों के सटीक उत्तर क्या होंगे। और हमने जो क्लास कराया था सीजी टेट के लिए, उस सीजी टेट के क्लास में से कौन से वीडियो में से कौन से क्वेश्चन आए हैं। हमारा लगभग दावा है कि लगभग 100% जो मैथ्स पेडागोजी के प्रश्न हैं वो हमारे वीडियो क्लास से ही पूछे गए थे। बाकी आप लोग मिलान करिएगा और देखते जाइएगा। जो लोग कोर्स ज्वाइन किए होंगे, खरीदे होंगे, उनको वो चाहें तो उस वीडियो क्लास में जा करके देख भी सकते हैं कि उसमें वो क्वेश्चन है, शब्दशः है, किस प्रकार से, इस सब चीजों पर बात करेंगे। हम बात करेंगे सीजी टेट 1 to 5 के अंतर्गत सेट डी की। और सेट डी में 91 नंबर में जो मैथ्स पेडागोजी का प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया है कि गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति के निम्नलिखित क्षमताएं बढ़ती हैं। इसमें है सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता, पैटर्नों और संबंधों को ढूंढने की क्षमता, तथ्यों और स्मृति में धारण करने की क्षमता, और ऑप्शन नंबर डी है तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता। वैसे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें ए, बी और डी तीन ऑप्शन सही हैं, ए, बी और डी। यानी सी ऑप्शन गलत है। इसके अनुसार तथ्यों को स्मृति में धारण करने की जो क्षमता है वो गलत आंसर है। तो सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता, पैटर्नों को ढूंढने की क्षमता और तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, ये आपका सही उत्तर होगा। लेकिन ये सही उत्तर कहां से हुआ, कैसे हुआ, देखते हैं। सबसे पहला ये था जो हमारे वीडियो क्लास से आया, वो वीडियो क्लास नंबर था सीजी टेट 1 to 5 के लिए मैथ्स पेडागोजी का वीडियो नंबर 6, जिसमें साफ साफ लिखा है, देखिए पुराना कंटेंट है, गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं बढ़ती हैं। पहला, सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता दिया है ऑप्शन में, ठीक। दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट तरह से व्यक्त करने की क्षमता, ये आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। इन फ्यूचर हो सकता है कि सहायक शिक्षक में या शिक्षक भर्ती में आपको देखने को मिले। तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, पैटर्न और संबंधों को तलाशने की क्षमता। तो ये इस तरीके से सीजी टेट का जो वीडियो नंबर 6 था मैथ्स पेडागोजी में, उसमें आपके तीन ऑप्शन, वहां से तीन ऑप्शन, सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता, पैटर्नों और संबंधों को ढूंढने की क्षमता, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, शब्दशः पढ़ाया गया था। और यदि यह क्षमता अच्छी तरह से विकसित होती है तो हमारे अन्य वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में बहुत सहायता करती है। इसलिए इन सामाजिक मानसिक क्षमताओं को बचपन में ही विकसित करना चाहिए, ऐसा वीडियो नंबर 6 का है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, गणितीय प्रश्नों को हल करने की से किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्षमता विकसित होती है। ये इस तरीके का प्रश्न था जिसमें कि आपका जो है अभी वाला जो क्वेश्चन आया उसमें एक ऑप्शन जो है एक्स्ट्रा है। इसमें देखिए पैटर्न और संबंधों की तलाशने की क्षमता, स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की क्षमता, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके की क्षमता, इसलिए इसका उत्तर लिया गया था ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो ये संभावित प्रश्न था, लेकिन अब सीजी टेट में आ चुका है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा प्रश्न देखें, किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम, 92 नंबर का प्रश्न है, विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, यानी चार ऑप्शन दिए, 4 पॉइंट दिए गए हैं, उपपत्ति, एल्गोरिदम, सोपान क्रम और अभिग्रहित। तो इसका सही उत्तर कौन कौन सा हो जाएगा? अभिग्रहित तो नहीं होगा, उपपत्ति नहीं होगा। इस तरीके से बी और सी इसका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी अगर इसका सही उत्तर है तो इस प्रश्न को किस वीडियो क्लास में कराया गया था उसको भी देख लेते हैं। ये वीडियो क्लास था सीजी टेट का वीडियो नंबर 2, शायद ये मैथ्स का वीडियो, मैथ्स पेडागोजी का है, यूट्यूब में फ्री में भी होगा तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। सोपान क्रमिक संरचनाओं से तात्पर्य विचारों का सोपान क्रम से है, जो विचारों की एक प्रणाली है जिसमें विचारों, अवधारणाओं को अलग अलग श्रेणियों के अनुसार क्रमिक रूप से एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है। और इसी में आगे लिखा है, किसी सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम को लागू करने वाले चरणों को हम, श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। एक्चुअल में आपसे ये जो प्रश्न पूछा है ना,
ये प्रश्न जो है ये प्रश्न में सोपान क्रम का भी मीनिंग और एल्गोरिदम का भी मीनिंग सेम है। एल्गोरिदम और सोपान क्रम का मीनिंग सेम कैसे है? सोपान क्रम का मतलब क्या है? एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप। और एल्गोरिदम का मीनिंग भी क्या है? एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप। तो एक्चुअल में ये सेम चीज को दो चीज में, मतलब थोड़ा सा अंतर है, उतना अंतर स्पष्ट नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन एक ही बात को दो पॉइंट में यहां पर पे दिया गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 92। अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ, तो 93 में कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है कि मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने को कहते हैं निगमनिक तर्क, आगमनिक तर्क, अनुभाविक तर्क या रचनावादी तर्क। तो सही उत्तर तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को क्या मैंने पढ़ाया था आपके वीडियो क्लास में, वो भी देख लेते हैं। तो हाँ, पढ़ाया था सीजी टेट का वीडियो नंबर 5, शायद यूट्यूब में फ्री हो, देख लीजिएगा। यदि हम बहुत सी मोरनियों को देखते हैं, एक उदाहरण के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की थी, और मैं ये भी कहता हूं कि आपसे आगे आने वाले एग्जाम में ये शब्दशः भी पूछ सकता है कि यदि आप बहुत सारे मोरनियों को देखें और उसमें लगभग एक ही आसपास अंडा देती हैं, तो इससे आप कैसे सीखते हैं या फिर कैसे अनुमान लगा सकते हैं? तो आप कहेंगे अनुभव के आधार पर, और मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर ही कह सकते हैं। और यही प्रश्न आपसे पूछा है कि मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने के तरीकों को क्या कहते हैं? अनुभविक तर्क। यानी बार बार देख रहे हैं, आपको अनुभव हो रहा है कि सितंबर में ही मोरनी अंडा दे रही है, सितंबर में ही मोरनी अंडा दे रही है, तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन पूछा कि यदि ए अमूर्त अवधारणा को, बी व्यापक अवधारणा को, सी मूर्त परिस्थितियों को और एस विशिष्ट परिस्थितियों को व्यक्त करते हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो हमको पता है या फिर नहीं पता होगा, तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक प्रश्न पूछा है ना सीजी टेट, बहुत बेसिक। इससे भी डीप में मैं पढ़ाया था, लेकिन उसको नहीं पूछा है, तो शिक्षक भर्ती के लिए बचा के रखा होगा, हो सकता है। तो हम क्या जानते हैं कि हम मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। मूर्त मतलब कोई चीज दिखाई दे रही है, वहां से जैसे कोई गोल दिखा, वहां से हमने एक संकल्पना विकसित की, वृत्त की। तो मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब सी से चलेंगे ए की ओर। दूसरा बात कहता है विशिष्ट से व्यापक की ओर चलते हैं, तो एस से चलेंगे बी की ओर। जो ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। ए से बी की ओर गलत, सी से ए की ओर, सी से ए की ओर बिल्कुल सही, एस से बी की ओर बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, ए से सी की ओर गलत, बी से ए की ओर ए भी गलत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी मैंने पढ़ाया था, उसको भी देख लेते हैं कौन से में था। हाँ, ये देखिए सीजी टेट वीडियो नंबर 2, ये भी शायद यूट्यूब में फ्री होगा। यही वीडियो नंबर 2 से पूछा गया था। बच्चों में गणितीय विचार मुख्यतः 3 अवधारणाओं से विकसित होते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ, विशिष्ट से व्यापक की तरफ। ये सोपान क्रमिक संरचनाएं बनाते हैं, मतलब एल्गोरिदम वाला संरचना बनाता है। तो हो सकता है इस बार तो 2 ही ऑप्शन में पूछ दिया, अगली बार सोपान क्रमिक भी पूछते। चलिए अब एक और प्रश्न देखते। थोड़ा सा प्रश्न कठिन है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। 95 नंबर में प्रश्न पूछा, ए बी सी और डी क्रमशः विशिष्टीकरण व्यापीकरण। ए बताता है विशिष्टीकरण को, बी बताता है व्यापीकरण को, सी बताता है अनुमान को, और डी बताता है सिद्ध करने को, सिद्ध करने को। तो बोलता है कि ऐसा है तो प्रदर्शित करते हो, तो चुनिए कि गणितीय तरीके से सोचने के दौरान हम किस मानसिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। यदि ए विशिष्टीकरण, बी व्यापीकरण, सी अनुमान और डी सिद्ध करने को बताता है, तो किस गणितीय तरीके से गुजरते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसमें हो जाएगा सबसे पहला बात कि सबसे पहले विशिष्ट से व्यापक की ओर जाते हैं हम लोग। अभी हमने पढ़ा कि हम मूर्त से अमूर्त की ओर और विशिष्ट से व्यापक की ओर जाते हैं। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। मूर्त से अमूर्त की ओर और विशिष्ट से व्यापक की ओर जाते हैं। तो सबसे पहला मूर्त अमूर्त तो है नहीं, तो सबसे पहले तो विशिष्टीकरण ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए
यानी विशिष्टीकरण जहां पे होगा सबसे पहले विशिष्टीकरण आएगा। अगर इतना भी बात आपको पता चल जाए तो भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगर इस बात से भी आप संतुष्ट नहीं है तो एक और बात सोचिए कि कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी विषय पर आप मैथ्स में बात करेंगे तो सबसे लास्ट में वो सिद्ध होगा, तो सबसे शुरुआत में ए आना चाहिए और सबसे आखिरी में डी आना चाहिए, यानी विशिष्टीकरण पहले और सिद्ध आखिरी में होगा, तो भी आपका ऑप्शन नंबर ए मार सकते थे। अब एक जो चीज है सी और बी, ये क्या पला है? सी मतलब व्यापीकरण, सॉरी बी मतलब व्यापीकरण और सी मतलब अनुमान लगाना। तो देखिए क्या होता है, जब भी गणितीय विचार की बात करते हैं, गणितीय तरीके की सोचने की बात करते हैं, तो हमारा कैसा विचार होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला विशिष्टीकरण आएगा, उसके बाद आएगा आपका व्यापीकरण, उसके बाद आएगा अनुमान लगाना, उसके बाद सिद्ध करना। अब ये जो चीज है ना बी यानी व्यापीकरण और सी मतलब अनुमान, ये कभी बी पहले हो सकता है सी बाद में, और सी पहले हो सकता है बी बाद में हो सकता है। इस वजह से इसको ऊपर नीचे ऐसा दिया गया है। इस क्वेश्चन की प्रकृति को अगर आप समझेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्या इसको मैंने पढ़ाया था तो देख लेते हैं। हाँ, सीजी टेट वीडियो नंबर 6 में पढ़ाया था अमूर्तीकरण। देखिए इस तरह हम समस्या उठाने और समस्या हल करने की प्रक्रिया में निम्न प्रकार से गणितीय तरीके से सोच रहे हैं। लाइन बाय लाइन फंसा है ना। अमूर्तीकरण, सॉरी हाँ, अमूर्तीकरण संख्याओं का विशिष्टीकरण, अनुमान लगाना या व्यापीकरण, जो मैंने बताया था अनुमान लगाना पहले आएगा या फिर व्यापीकरण बाद में आएगा, और फिर सिद्ध असिद्ध। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन था जिसको कि मैंने आपको अभी बताया। वही बताया अनुमान लगाना पहले आ सकता है और वो व्यापीकरण बाद में आ सकता है, या फिर पहले व्यापीकरण आएगा फिर अनुमान लगाना आएगा। दोनों ही बातें सही हो जाएगी। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, एक है बैंक, इधर सूची दिया गया और दूसरा सूची दिया गया। अब बताना है इसको कि क्या होगा सुमेलित। पहला दिया है बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, और ऑप्शन नंबर डी अभिग्रहित। मान लेते हैं अभिग्रहित आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी बात करते हैं। तो बैंकिंग मॉडल का क्या हो जाएगा? बैंकिंग मॉडल का हो जाएगा आपका पढ़ी गई बातों को ठीक से दोहराना। बैंकिंग मॉडल मतलब एक बैंक की तरह वहां से आपने नॉलेज रखा और जब भी पूछेंगे तो ठीक उसी तरीके का वो बता देगा। तो क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। ठीक, तो ए खत्म हो गया और यहां से 3 खत्म हो गया। दूसरा कहें रचनावादी। रचनावादी मॉडल में क्या है? सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना, एक कथन जिसे प्राय बिना प्रमाण के सत्य माना जाए, निर्देशों की एक श्रृंखला का पालन। तो क्या हो जाएगा? रचनावादी मॉडल में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार होना है, यानी बी का हो गया क्या? 1। सी का देखिए प्रोग्रामिंग मॉडल। प्रोग्रामिंग मॉडल मतलब एक एल्गोरिदम वाला मॉडल, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका निर्देशों की एक श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 4। तो सी का हो जाएगा 4। और डी का ऐसे अभिग्रहित कथन मतलब ऐसे कथन जो पहले से पूर्ण रूप से सत्य हो यानी प्रमाणित तो हो चुके हो। तो डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा ऐसे कथन जो बिना बनाए बिना प्रमाण के सत्य माने जाते हैं, 2। और यही हो जाएगा ऑप्शन। तो ए का 3 किस में है? ये ऑप्शन नंबर बी। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये भी क्वेश्चन शायद कराया। हाँ, सीजी टेट वीडियो नंबर 10 में देखिएगा। सीखने के बैंकिंग मॉडल की अवधारणा सर्वप्रथम पाओलो फ्रेयर ने दी थी। ये आगे प्रश्न भी पूछा है शायद, पेपर 2 में पूछा। रटने से तात्पर्य बच्चे द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना है। तो ये बैंकिंग मॉडल का बात आ गया। देखिए बैंकिंग मॉडल के बारे में बताया कि इसमें क्या है? रटना। और रटना में क्या है? बैंकिंग मॉडल के अंदर पढ़ी गई बात को ठीक तरीके से दोहराना। ठीक, दूसरा इसी में इस मॉडल के मुताबिक सीखने का मतलब है निर्देशों की एक श्रृंखला। ये आ गया आपका एल्गोरिदम वाला यानी प्रोग्रामिंग मॉडल, इसको प्रोग्रामिंग मॉडल कहा जाता है। और तीसरा नंबर पॉइंट, इस प्रकार सीखने का वह नजरिया यानी ये है रचनावादी मॉडल। सीखने का वह नजरिया सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय करता यानी सक्रिय रूप से भागीदार होगा, तो रचनावादी मॉडल। और तीनों बातें पूछ दी गई। और एक चीज स्वयं सिद्ध या अभिग्रहित कथन, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है ऑक्सियोम। एक्सियोम कथन ऐसे कथन जो कि पहले से सत्य माने जाएंगे, उसमें कोई भी उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे
ऊपर से कोई सामान गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, स्वयं सिद्ध कथन है, उसको बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इस कथन का विस्तार करके हम किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है ऐसा सोचते हैं तो एक किस प्रकार का उदाहरण है? मूर्तिकरण का, अमूर्तिकरण का, व्यापीकरण का या विशिष्टीकरण का? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका व्यापीकरण का। लेकिन व्यापीकरण ही सही उत्तर क्यों हो रहा है? तो सही उत्तर व्यापीकरण इसलिए हो रहा है, जब भी आप किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए, किसी भी सिद्धांत, कोई नया सिद्धांत बनाना चाहते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए आप शुरुआत करेंगे, तो आप क्या करेंगे? विशिष्ट चीज से शुरुआत करेंगे। बताया था मैंने, गाय का उदाहरण देके आपको ध्यान होगा, विशिष्ट, और विशिष्ट से व्यापीकरण की ओर बढ़ेंगे। तो गाय का उदाहरण देके बताया था, चूंकि एक गाय है जो दूध देती है, उसको कुछ कुछ विशेषताओं को आप नोट डाउन करेंगे, फिर दूसरी वैसी मिलती जुलती चीज दिखेगी तो आप बोलेंगे कि ये गाय है। स्कीम और स्कीमा वाला दोनों कंसेप्ट आपको याद होगा, अगर याद होगा तो विशिष्ट से व्यापीकरण की ओर जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि हम देखते हैं कि कोई भी एक चतुर्भुज ले लेते हैं, ठीक, किसी वर्ग है, एक मान लेते हैं वर्ग ले लेते हैं, ये वर्ग, ठीक। अब इसका मापन करते हैं कि इसके वर्ग के आंतरिक सभी कोणों का मान कितना है? 360 अंश है। फिर हम धीरे धीरे, ये तो एक विशिष्ट चीज लिया ना, अब विशिष्ट चीज से व्यापक चीज की ओर बढ़ रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं, चाहे वो चतुर्भुज ऐसा हो, चाहे वो चतुर्भुज ऐसा हो, सभी के आंतरिक कोणों का मान 360 अंश ही हो रहा है। तो हम विशिष्ट चीज से शुरुआत किए और व्यापक यानी बहुत सारे चतुर्भुजों पर उसको लागू किए, तो विशिष्ट से व्यापीकरण की ओर गया। ये प्रश्न भी शायद मैंने करवाया है, बाकी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या देखते हैं? हाँ, ये देखिए उदाहरण भी लिखा है, सेम पूछा है। मैंने अभी मोरनी वाला बोला था कि मोरनी वाला आपको सेम भी पूछ देगा, तो ये भी उदाहरण भी लिखा है। किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है का विस्तार करके हम कथन के किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, क्या है? व्यापीकरण है, और व्यापीकरण वाले टॉपिक में दिया भी गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर का। 98 नंबर का प्रश्न कहता है कि रचनावादी कक्षा की विशेषता है। ऑप्शन नंबर, बच्चा शिक्षक का अच्छा ग्रहण करता है, यानी शिक्षण जो दिया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से ग्रहण कर ले रहा है। ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अगर आप करेंगे तो ये कौन सा मॉडल हो जाएगा? बैंकिंग मॉडल हो जाएगा। वह शिक्षक की बातों को धैर्यपूर्वक सुनता है, यह भी नहीं। रचनावादी मॉडल तब माना जाएगा जब बच्चा खुद से शामिल होके, सक्रिय रूप से शामिल होकर चीजों को सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वह प्रश्न करने में अपने तर्क करने के लिए स्वतंत्र, वह सिखाई की विधियों के अभ्यास के लिए अवसर दिए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, यानी वह प्रश्न करने और अपने तर्क के लिए स्वतंत्र होता है, अगर इसमें से देखेंगे तो। लेकिन यह प्रश्न संभवतः आपका विलोपित हो जाएगा। क्यों विलोपित हो जाएगा, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, CGTET 1 to 5 वीडियो नंबर 12 में बताया गया था। इस मॉडल में एक शिक्षक, यानी रचनावादी मॉडल की बात हो रही है, एक शिक्षक यह अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चे को स्वयं से सीखने के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराए, क्योंकि बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर नहीं होते। तो इसमें दोनों बातें हैं, पर्याप्त करने के पर्याप्त अवसर, कहा सिखाई के विधियों का अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर, और अपने तर्क रखने की योग्यता या फिर तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होना। तो इसलिए प्रश्न विलोपित हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ले सकते हैं, जो कि सही उत्तर होगा। अगर व्यापम विलोपित नहीं करता है तो व्यापम ऑप्शन नंबर सी लेना चाहिए, व्यापम। ठीक, चलिए अब एक प्रश्न 99 का पूछा है। 99 नंबर, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, इस कथन के सत्य या असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे? अनुभविक विधि द्वारा, प्रयोग विधि द्वारा, अवलोकन विधि द्वारा, या निगमनात्मक तर्क द्वारा? तो किसी बच्चे का एक पेपर है जिसने लिखा है अवलोकन विधि, जो कि गलत है। सही होगा निगमनात्मक तर्क द्वारा, और इसको भी मैंने पढ़ाया था शायद CGTET वीडियो नंबर 4 में। परिणाम को सिद्ध करने के लिए निगमनात्मक तर्क का निम्नानुसार है। देखिए यहां पे लिखा है कि यानी n+1 2n 1+1 प्लस 2n2+1
इज इक्वल टू 2m हो, 2 से भाज्य है तो इसलिए हम सम संख्या है। इस प्रकार दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, इति सिद्धम। और यहां कोई अवलोकन नहीं है, मतलब कुल मिला के ये किस प्रकार की विधि है, निगमनात्मक विधि, यानी नियम से चलेंगे उदाहरण की ओर। आगमन विधि मतलब उदाहरण से चलेंगे नियम की ओर, तो यहां पे नियम से चल रहे हैं उदाहरण की ओर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न सेम पूछा है इसका। अच्छा, इसका और भी प्रश्न भी है, देखिए दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे, अवलोकन द्वारा, प्रयोग द्वारा, तर्क से या अनुभविक तरीके से। तो अनुभविक तरीके से तो होगा नहीं, ठीक, प्रयोग द्वारा इसमें तो कोई पानी वानी तो है नहीं कि पानी से प्रयोग करके इसको सिद्ध कर दें। अवलोकन द्वारा एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है सी तर्क द्वारा। तो यहां पे आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि तर्क द्वारा मैंने लिया था पिछले वीडियो में। लेकिन मैंने उसी वीडियो में बताया था कि जब तर्क द्वारा सिद्ध होगा तो तर्क कैसे दिया जाएगा, तर्क दिया जाएगा किसी नियम के तहत। तो जो भी नियम के तहत उदाहरण तक हम पहुंचेंगे, मतलब एक नियम हमने बनाया या फिर एक नियम हमको मालूम है, जिस नियम के द्वारा हम उदाहरण तक पहुंच रहे हैं, तो हमेशा निगमनात्मक विधि होगा। अगर यहां पे तर्क विधि रहता तो हम तर्क विधि ले लेते, लेकिन चूंकि निगमनात्मक विधि लिया गया है तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, मतलब निगमनात्मक विधि हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा की जाती है। तो बैंकिंग मॉडल से सीखने वाले के तहत यही अपेक्षा की जाती है कि वो उसको जैसा बताया जाता है वैसा ही वो शब्द से दोहरा दे। बैंकिंग मॉडल कहने का मतलब यह है कि उसका दिमाग एक बैंक है, उसके दिमाग में हमने चीजें डाली और जैसा डाला था वैसे ही बोलेंगे कि निकाल, तो वैसे ही निकाल देगा। तो क्या हो जाएगा, सहपाठियों के साथ परस्पर सहयोग नहीं, सिखाई गई विधियों की सही तरह से अनेक प्रश्न हल करें। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल्गोरिदम वाला, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप वाला जो विधि था वो। याद करने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करें, सीखने के लिए अपना रास्ता स्वयं ढूंढे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि बैंकिंग मॉडल में केवल याद करना है, रटना है, रट्टू तूता, याद करने और सीखने के बराबर माना गया है। बैंकिंग मॉडल में मानव जानकारी के ढेर को किताब से निकालकर दिमाग में रखना, उसके बाद परीक्षा के समय उसे दिमाग से उत्तर पुस्तिका में उतार देना। सीखने के इस नजरिए को बैंकिंग मॉडल कहा जा सकता है, क्योंकि इस मॉडल के अनुसार किसी बैंक की तरह याददाश्त में भी तथ्य रखने और निकाले जाते हैं। वीडियो नंबर 10 में ये मैंने पढ़ाया था। अब देखते हैं एक प्रश्न और, 101 नंबर का प्रश्न है, रचनावादी कक्षा के संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जाता है। सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है। आकलन क्या है, आकलन को कैसे समझा जाता है रचनावादी मॉडल में, ध्यान रखिएगा। रचनावादी मॉडल यानी कंस्ट्रक्टिव क्लास जो होगा, रचनावादी क्लास होगा जिसमें बच्चे स्वयं से करके सीखेंगे, उसमें आकलन को कैसे देखा जाता है, आकलन क्या है रचनावादी मॉडल के अंतर्गत। सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है, यह दर्शाता है कि बच्चे ने क्या गलत किया है, यह केवल सीखने के प्रतिफल की जांच करता है, सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। अगर प्रतिफल की जांच करेगा तो कौन सा मॉडल हो जाएगा, बैंकिंग मॉडल हो जाएगा। तो बैंकिंग मॉडल हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें होगा उसको काट देंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी सी, और बाकी ए और बी और डी है। तो ए तो पक्का है, सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही जाएगा। अब ये इसमें है तो ये इसी का हो गया, और डी क्या है, सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है, बिल्कुल सही। आकलन सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा। अच्छा, इसमें भी पढ़ाया वीडियो नंबर 14 में, सीजी टेट मैथ्स पेडागोजी के वीडियो नंबर 14। रचनावादी मॉडल में ऐसे कार्य दिए जाते हैं जिनसे यह सामने आए कि बच्चे कैसे सोचती हैं, बच्ची कैसे सोचती है और सवाल को हल करने के लिए कैसे अपना तर्क विकसित करती है। इस प्रकार का रचनावादी कक्षा में आकलन व सीखना अलग अलग प्रक्रिया नहीं है, आकलन बच्चे की सीखने की प्रक्रिया का ही एक सहजीवी अंग है। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा, सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन, ऑप्शन ए और डी बिल्कुल सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न तो ऐसा प्रश्न भी करवाया था सेम, और सेम ही पूछती है। क्या पूछा है कि जोड़ की अवधारणा सीखते समय कौन सा सिद्धांत फॉलो करेंगे। तो पहले क्या आएगा, ठोस आएगा, ठोस के बाद चित्र, और चित्र के बाद प्रतीक, और प्रतीक के बाद संख्या प्रतीक, बस हो गया। ठोस कहां है, सबसे पहले ठोस आएगा, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, ठोस आ गया। प्रतीक चित्र नहीं आएगा, पहले चित्र आएगा, फिर चित्र का प्रतीक आएगा, फिर संख्या प्रतीक आएगा। मतलब पहले अगर आप ये कहना ये चाहते हैं किसी को आपको जोड़ सिखाना है तो आप क्या करेंगे, पहले उसके पास
5 आम और 5 आम देंगे, यानी ठोस अनुभव से उसको सिखाएंगे। रचनावादी मॉडल में ऐसे ही सिखाते हैं, ठोस अनुभव से सिखाएंगे। 5 आम जोड़े तो वो जोड़ के बता दिया 10 आम, ठीक। फिर आम हट जाएगा, फिर आम का फोटो बस रहेगा, ठीक। आम हट गया, फिर आम का फोटो रहेगा, फिर आम के फोटो में आप दिखाएंगे कि ये 5 आम और ये 5 आम कितना हुआ, 10 आम बताएंगे। फिर उसके बाद आम का फोटो भी हट जाएगा, केवल आम लिखा रहेगा, 5 आम और 5 आम, 5 आम जोड़ के 10 आम बता देगा। फिर आम भी हट जाएगा, केवल 5 और 5 सीधे 10, ठीक। तो आप पहुंच चुके हैं किस स्तर पे, आम भी हट चुका है आपका, केवल 5 5 10 जोड़ दिया। चलिए, ये भी कराया गया सीजी टेट वीडियो नंबर 2, यूट्यूब में भी होगा, देख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में गणितीय विचार पहले ठोस वस्तु के निरूपण, फिर चित्रों, फिर संकेतों द्वारा विकसित होते हैं। वही प्रश्न पूछा है सेम। इसमें से कुछ ठोस प्रत्यक्ष इनके हाथों से टटोला जा सकता है, जबकि अन्य निरूपण चित्रात्मक और सांकेतिक होते हैं। एक प्रश्न भी कराया था, शायद इसमें डलना भूल गया है, उसी से संबंधित सेम प्रश्न था, उसी को पूछा उठा के, कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं किया। अब अगला प्रश्न देखते हैं 103 नंबर। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, जिसको आप लोग को ध्यान रखिएगा। कई लोग इसमें गलत उत्तर ले रहे हैं, लेकिन अगर व्यापम इसमें गलत उत्तर लेता है तो भी आप जो चीजें मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें ऑथेंटिक है। मैं इसके लिए आपको डेटा दे सकता हूं, जो लोग वो करवाना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, दावापत्ती करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बेफिक्र रहिएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल ऑफिशियल है और इसको व्यापम को मानना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पूछता है, प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है। यानी सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे उसके प्रक्रिया को जानना ही प्रक्रियात्मक ज्ञान है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी कहता है गणित सीखने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान होना ही पर्याप्त है। तो गणित सीखने के लिए अन्य चीजें जैसे मूर्त से अमूर्त, विशिष्टीकरण से व्यापीकरण, इसकी भी जरूरत है। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान से केवल काम नहीं चलेगा। किसी अवधारणा को परिभाषित करना ही अवधारणात्मक ज्ञान है, यह भी गलत बात है भैया। ऑप्शन नंबर डी देखें, अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान में से किसी एक का विकास दूसरे के विकास में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया और ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए, यहां पे ए और डी दोनों सही है। तो इस प्रकार से हम लेंगे आंसर नंबर ए, ठीक। चलिए, अच्छा ये भी पूछा है सीजी टेट 1 to 5 वीडियो नंबर 16। अच्छा, वाह वाह, गजब पूछा है। अवधारणात्मक एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान में अंतर क्या है। प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, इसका संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया से जानने से है। अवधारणात्मक ज्ञान, इसमें प्रक्रिया के कदमों के पीछे छुपे हुए तर्क को समझने, उस पर विचार करने, समझने की कोशिश की जाती है। नई अवधारणा को समझने पुरानी अवधारणा को मदद ली जाती है। चलिए, यह सब वीडियो नंबर 16 में ही पूछा गया, अवधारणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान उसी में पढ़ाया था। चलिए, अब 104 नंबर का प्रश्न जो पूछा है, किन मॉडलों में सीखने के ऐसे विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार अभ्यास हासिल किया जाता है। क्या बोल रहे, किन मॉडलों में सीखने के ऐसे विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिसे बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है। तो कौन सा होगा, तीनों मॉडल नहीं होगा, रचनावादी तो होगा नहीं, रचनावादी किसी भी हाल में नहीं होगा। रचनावादी मॉडल में बार बार अभ्यास यानी रटना शामिल नहीं है, रटना भी शामिल नहीं है, प्रोग्रामिंग भी शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो जहां पे रचनावादी है वो काट दिए, यहां पे भी हो जाएगा रचनावादी, क्योंकि तीनों है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल में मैं दे सकता हूं, टेंशन मत लीजिएगा अगर आपको दावा आपत्ति करना हो तो। सीजी टेट 1 to 5 वीडियो नंबर 11 में पूछा गया, बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल में समानता क्या है। यदि हम चाहते हैं कि कोई बच्ची एक क्षमता या व्यवहार का प्रदर्शन करे तो हम उसे इसका बार बार अभ्यास कराएंगे। यही बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल में कुछ खास विशेषता है बस, जो कि रचनावादी मॉडल में नहीं पाया जाता। अब यहां से हम शुरू करेंगे सीजी टेट 6 to 8 सेट ए में पूछा गया प्रश्न, जिसमें 91 में पूछा, 90 नंबर 1 नंबर प्रश्न में सीखने के विशेष तरीके को किसने बैंकिंग मॉडल कहा था। तो अब आप लोग कुछ भी मार के आएंगे, ब्रूनर, पियाजे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पाओलो फ्रेयर है, वैसे फ्रेयर लिखा है। सीखने के सर पाओलो फ्रेयर ने दी थी, पहला ही लाइन, पहला ही क्वेश्चन, सीजी टेट वीडियो नंबर 10 में 6 to 8 के लिए जो था। अगला प्रश्न,
एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित है, इसका भी उत्तर कई लोग गलत ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बच्चे शांतिपूर्वक शिक्षण का अनुसरण करें, बिल्कुल नहीं, वे रचनात्मक रूप से शामिल होंगे। अगर रचनावादी मॉडल है तो अपना विचार रखेंगे, अपना तर्क करेंगे, अपना सवाल पूछेंगे। क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही होगा। खुलकर विचार विमर्श करें, ये भी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला देखें, हल किए गए प्रश्नों का अभ्यास करें, ये कहां होगा, प्रोग्रामिंग मॉडल में अगर चलेंगे तो ऐसा होगा कि एक बार प्रोग्रामिंग मॉडल में अगर आप चलेंगे तो ऐसा होगा कि एक बार एक तरीके का प्रश्न बता दिया गया, जैसे 2 धन 2 4, तो फिर उसको बोलेंगे कि 3 धन 3 जोड़ो, 4 धन 4 जोड़ो, 5 धन 5 जोड़ो। इस तरीके के एक तरीके के प्रश्न उसको बहुत सारे अभ्यास करवाए जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रोग्रामिंग मॉडल। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, केवल ए होगा, नहीं ए तो नहीं होगा, बी होगा और सी होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, इसको कई लोग ऑप्शन नंबर डी ले रहे हैं उत्तर, जो कि गलत उत्तर होगा ना। सीजीटेट वीडियो नंबर 12 का है, देखिए। इस प्रकार सीखने का वो नजरिया जो सीखने वालों को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रिय करता, अर्थात आसपास के भौतिक सामाजिक परिवेश की जानने की सक्रिय कोशिश में जुटा हुआ मानता है, रचनावादी मॉडल कहलाता है। इस मॉडल के मुताबिक बच्ची अपने आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क के आधार पर समझ बनाती है तथा परस्पर अंतःक्रिया करके सीखती है। 93 में जो प्रश्न पूछा गया उसको भी देख लेते हैं। एक बच्चे के गणित सीखने के संदर्भ में सीखने के मॉडल में से कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए। सीखना क्या है, कुल मिला के पूछना ये चाहता है इसमें कि यदि आपको किसी को कुछ सिखाना है तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को, यह प्रश्न है कुल मिला के। तो शिक्षक के पास कौन कौन सी समझ होनी चाहिए, सीखना क्या है इसकी समझ होनी चाहिए, बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी भी समझ होनी चाहिए, यानी ए और बी दोनों होना चाहिए। विषय वस्तु की प्रकृति का भी समझ होना चाहिए, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एल्गोरिदम का उपयोग कैसे करते हैं इसका समझ होना आवश्यक नहीं है, ध्यान रखेंगे। एल्गोरिदम का उपयोग कैसे करते हैं इसका समझ होना आवश्यक नहीं है, जब क्योंकि जरूरी तो नहीं कि जो सीखने वाला है वो केवल और केवल प्रोग्रामिंग मॉडल के थ्रू सीखे, वो बैंकिंग मॉडल के थ्रू सीख सकता है। अगर बैंकिंग मॉडल के थ्रू सीखेगा तो एल्गोरिदम की कोई आवश्यकता नहीं, रचनावादी मॉडल के थ्रू सीखेगा तो एल्गोरिदम की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे छोटा ऑप्शन नंबर सी ये नहीं होगा, तो केवल हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी ए, बी और डी। इसको भी कई लोग गलत ले रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये भी पूछा वीडियो नंबर 9 में। इस प्रकार सीखने का मॉडल का अर्थ है एक ऐसी विधि या तकनीक जिसका उपयोग सीखने की प्रक्रिया अनुभव को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है ताकि किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सीखने का मॉडल सीखने की पूरी प्रक्रिया का नजरिया होता है। सीखने के मॉडल में मुख्यतः 3 बातें शामिल होती हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं की समझ, विषय वस्तु की प्रकृति, सीखना क्या है। ये 3 पॉइंट, और तीनों पॉइंट उठा के पूछ लिया। अच्छा, एक प्रश्न भी था इसका, सीखने के मॉडल बनाने में मुख्यतः किन बातों को शामिल किया जाता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, सेम पूछा है, बस एल्गोरिदम एक एक्स्ट्रा डाल दिया, बाकी कुछ भी नहीं बदला। ये पहले संभावित प्रश्न था, अब आया हुआ प्रश्न हो गया, वीडियो नंबर 9 में ही कराया था इसको। पाइथागोरस प्रमेय, सेम क्वेश्चन, सेम पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए हम जिस तर्क का प्रयोग करेंगे वो तर्क कौन सा होगा, तो सही कौन सा हो जाएगा, निगमनात्मक तर्क, यानी हम नियम से चलेंगे और उदाहरण की तरफ चलेंगे, नियम से उदाहरण की तरफ। कैसे, देखिए सीजीटेट वीडियो नंबर 4 उदाहरण भी दिया है कि इस प्रकार के तर्क, ऐसे व्यापक निगमनात्मक तर्क की बात कर रहा हूं, इस प्रकार का तर्क किसी ऐसे व्यापक कथन या परिभाषा से शुरू होता है जिसे बिना संदेह स्वीकार किया जाता है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय, और यहीं से प्रश्न पूछ दिया सेम। अब ये देखिए ये क्या बोला है, इसमें भी कुछ लोग गलत कर दिए होंगे लग रहा है। Q, W, N और Z क्रमशः परिमेय संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांकों के समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। तो संख्या पद्धति में सीखने के लिए उचित क्रम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, N, W, Z, Q, यानी N किसको कर रहा है, N कर रहा है प्राकृतिक संख्याएं, W कर रहा है आपका परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद Z कर रहा है आपका पूर्णांक, और Q कर रहा है आपका परिमेय संख्या।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे, इसको भी लंबे चौड़े तरीके से समझाया था वैसे। देखिए कहां गया, देखिए मूर्त संख्याओं को गिनने में हम प्राकृतिक समुच्चयों का उपयोग करते हैं। एन मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक। डब्ल्यू मतलब होल नंबर जिसमें जीरो भी शामिल हो, पूर्ण संख्या। फिर हम जिस जेड की बात की गई है तो परिमेय समुच्चय है, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद पूर्णांकों के समुच्चय में धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को भी जोड़ देते हैं तो परिमेय संख्या मिल जाती है। वीडियो नंबर 2 शायद यूट्यूब में फ्री होगा, ये कुछ इस तरीके का मैंने बताया भी था। एन डब्ल्यू जेड क्यू, यानी पहले एन सीखेगा बच्चा, फिर डब्ल्यू, फिर जेड, फिर क्यू। यानी एन मतलब प्राकृतिक संख्या, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, जीरो भी शामिल हो जाएगा, जेड मतलब माइनस भी शामिल हो जाएगा, और क्यू मतलब भिन्न वाला भी चीज शामिल हो जाएगा। इसी क्रम में बच्चा सीखेगा। और इससे संबंधित एक प्रश्न भी कराया था जो कि सेम प्रश्न पूछ दिया गया है, वैसे इसका आंसर सी लिया गया है, आपके में ऑप्शन नंबर ए में डाला गया सही आंसर। ठीक, इस प्रकार से हमने देखा है, मेरी मतलब हमारी जो एनालिसिस है उस एनालिसिस के अनुसार मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी जो मैथ्स पेडागोजी के प्रश्न थे पढ़ाए हुए में से आए हैं, कोई कठिन प्रश्न नहीं आया है। इसी प्रकार से मैं जो बाल विकास के प्रश्न हैं वो भी सेम लगभग पूछे गए हैं। पर्यावरण के प्रश्न जो है वो थोड़े आगे पीछे हैं तो उस पर भी बात करूंगा, लेकिन लगभग ऐसा कह सकता हूं कि सिलेबस जो पढ़ाया था उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप लोग ध्यान से, आप लोग को अब डिसाइड भी करना होगा, क्योंकि सीजी टेट का एग्जाम हो गया तो सीजी टेट के एग्जाम के बाद शिक्षक का एग्जाम भी देंगे। तो आप जहां से कोर्स लिए होंगे या मान लीजिए मामूली तौर से आप पास हो रहे होंगे 1-2 नंबर के मार्जिन से, तो आपको डिसाइड भी करना होगा कि कोर्स आपका कौन सा बेहतर होगा। बाकी हमारे यहाँ शिक्षक सहायक शिक्षक के लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है जो कि 3,999 रुपए का, ऑफर में 2,499 रुपए में मिलेगा। इसमें वीडियो क्लास, पीडीएफ टेस्ट सीरीज सभी चीजें होंगी और आप कभी भी ज्वाइन करें। वीडियो क्लास जो कोर्स की वैलिडिटी है वो एग्जाम तक होगी, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई संशय लेने की जरूरत नहीं है। अगर 1 साल बाद भी एग्जाम होता है तो तब तक पढ़ाएंगे 1 साल तक, इसी फीस में, कोई अलग से फीस नहीं देना। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है 94 064 21 014। सहायक शिक्षक का लेना है तो सहायक शिक्षक, शिक्षक का लेना है शिक्षक, लिख करके भेजिएगा, आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा। पेमेंट करेंगे उसके बाद कोर्स आपके ऐप में एक्टिवेट होगा, यही प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। अभी हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं है तो हम केवल पेड स्टूडेंट को ही सर्व कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। अगर एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आ जाएगा तो जो फ्री स्टूडेंट, मतलब फ्री में जो बिना पैकेज ज्वाइन किए, बिना सब्सक्रिप्शन लिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी उपलब्ध होगा, जैसे टेस्ट सीरीज और कुछ चीजें होती हैं, लेकिन अभी केवल पेड स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप में मैसेज करके करना होगा, वहीं से आपका पेमेंट होगा, उसके बाद कोर्स एक्टिवेट। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो में फिर एनालिसिस के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि बाल विकास का लेके आऊं। बाकी यहां तक तो बिल्कुल कहीं पे भी कोई बाहर से प्रश्न नहीं पूछा है, तो आप लोग तैयार रहिए। और अगर आप लोगों को कोई दावापत्ती से संबंधित भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन आता है कि दावापत्ती में कोई दिक्कत है, या फिर कुछ लोग 1 नंबर 2 नंबर से चूक रहे हैं, नंबर क्वेश्चन जो मैंने बताया व्यापम ने अगर गलत ले लिया इन फ्यूचर, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं हमसे। नमस्कार, जय हिंद।